लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैं आपको आगे ले चलूँगी सुना आंगन के सफ़र में। इसका भाग 5वां हम सुनने जा रहे हैं। अभी तक आपने सुना कि पुलिस इंस्पेक्टर ने नवीन को अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनाई। वैजयंती ये सुनकर बेहोश हो गई। माता, पिता, भाई, बहन बेसुध होकर रह गए थे। नवीन को अस्पताल से अभिमन्यु का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के उपरांत सौंप दिया गया था। अपने दिल पर पत्थर रखकर नवीन अभिमन्यु के पार्थिव शरीर को घर ले आया। सौरभ, उदय और उसके मित्रों ने अभी के पार्थिव शरीर को गाड़ी से नीचे निकाला। अब तक नवीन का धैर्य का बांध टूट चुका था। वो फफक फफक कर रो पड़ा। घर में से सभी बाहर निकलकर आने लगी। अब तक तो घर में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। सब बाहर आ गई, किंतु अभी की माँ उषा और वैजयंती की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर आकर उस दर्दनाक दृश्य को देखने की। दोनों का दुख असीम था। एक का पति तो एक का बेटा उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। कौन किसको सांत्वना दे। फिर भी उषा हिम्मत करके वैजयंती के पास आई और बोली, बेटा वैजयंती, चलो बाहर। नहीं माँ, कहकर वैजयंती उषा के गले लग गई। उषा ने छोटी सी बच्ची की तरह उसे अपने सीने से चिपका लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। तभी वैजयंती ने कहा, माँ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। मैं अभी का वही हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी आँखों में बसाकर रखना चाहती हूँ, जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। मैं उसका ये चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना माँ। नहीं बेटा, एक बार देख लो चलकर, वरना बाद में तुम्हें अफसोस होगा। नहीं माँ, यदि देख लूँगी तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। घर में अभी का पार्थिव शरीर लाकर पूरे रीति रिवाज के साथ उसे अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अभी के पार्थिव शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जबरदस्ती उसे उस शैया पर सुला दिया हो जिस पर सोने के लिए अभी उसकी उम्र बहुत कम थी। जवानी में इस तरह की मौत देखकर हर आंख रो रही थी और उस ट्रक चालक को बद्दुआ दे रही थी। उषा को भी कुछ समय के लिए अभी के पार्थिव शरीर के नज़दीक ले गए। उन्होंने अपने बेटे को खूब प्यार किया। उसका माथा चूमकर रोते हुए कहने लगी, कहाँ चला गया बेटा? क्यों चला गया? कैसे जिएंगे हम सब? वैजयंती को कैसे संभालूं मैं? क्या कहूँ उससे? सब ने उन्हें संभाला और उन्हें दूसरे कमरे में लेकर चले गए। वैजयंती बाहर नहीं आई। अभी को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे। तब अशोक ये कहकर रो पड़े, मैं अपने बेटे को कंधा कैसे दूं? मेरी तो बाजुएं ही टूट गई हैं। वही तो मेरा सहारा था। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। कहते हुए उन्होंने पार्थिव शरीर को कंधा देने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़े। उन्हें कुछ लोगों ने उठाया, किंतु वह अर्थी को कंधा नहीं दे पाए। उसके बाद अभिमन्यु का अंतिम संस्कार भी हो गया। जब सब घर वापस आए तब तक लाल रंग की साड़ी में सजी धजी वैजयंती सफ़ेद वस्त्रों में आ चुकी थी। खाली गला, खाली हाथ, सूना माथा और लाल लाल रोती हुई आँखों से एक कोने में वह
अभी की तस्वीर लिए बैठी थी। उषा जब अंदर आई तो ये दृश्य देखकर मानो उसके ऊपर तो वज्रपात ही हो गया था। अपनी लाडली वैजंती को इस तरह देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाई और इस सदमे से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। नैना तथा दूसरे रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और होश में लेकर आए। उसके बाद उषा ने कहा, नैना, वैजंती से बोलो, मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगी, वो कोई दूसरी साड़ी पहन ले। नैना ने कहा, हाँ माँ, मैं भाभी को समझा दूंगी, आप अपना ख्याल रखिए। नैना वैजंती के पास गई और उससे लिपटकर रोते हुए कहने लगी, भाभी, आप इतनी कमज़ोर हो जाओगी तो हम सब भी पूरी तरह टूट जाएंगे। प्लीज़ भाभी, अपने आप को संभालो और इस तरह के कपड़े मत पहनो जो हर पल आपको और हमको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि। वैजंती ने नैना को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उन दोनों के रुदन की ऐसी दर्दनाक ध्वनि गूंजी कि हर सुनने वाले का दिल कांप गया और कोई भी आंख अपने आंसू रोक ना पाई। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा और 13 दिन के सारे विधि विधान रीति रिवाज पूरे हो गए। रिश्ते नातेदारों ने भी धीरे धीरे सभी को सांत्वना देते हुए विदा ली। 1 हफ्ते बाद नैना और नवीन भी अपने ऑफिस जाने लगे। अभिमन्यु के नहीं रहने के बाद सौरभ अक्सर अशोक और उषा से मिलने आ जाया करता था। उन दोनों को सौरभ के आने से खुशी मिलती थी। शुरू में नैना अपनी भाभी के साथ सोती थी, किंतु कुछ दिनों बाद ऑफिस में अधिक काम होने के कारण वो रात को भी अपने कमरे में काफ़ी रात तक काम करती और थक हार कर वहीं सो जाती। नवीन भी ऑफिस से आकर खाना खाकर कुछ देर अपनी भाभी वैजंती के पास ज़रूर बैठता, फिर वो भी अपने कमरे में चला जाता। उषा और अशोक दिन रात साथ साथ होते, साथ में मंदिर जाते, साथ उठते, साथ बैठते, एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते। अकेली पड़ गई तो वो थी वैजंती। सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहने लगे। अभी की कमी को सभी ने स्वीकार भी कर लिया, किंतु वैजंती स्वीकार न कर पाई थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। नैना का विवाह उसके पसंद के लड़के कुणाल के साथ संपन्न हो गया। विवाह के समय नैना को पूरी उम्मीद थी कि भाभी उसे वो कीमती मंगलसूत्र उपहार स्वरूप दे देंगी, क्योंकि वो अब उनके लिए तो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन वो जैसा चाह रही थी वैसा हुआ नहीं और वो घर की दहलीज छोड़कर ससुराल चली गई। नैना अपनी भाभी वैजंती को काफ़ी समय देती थी। कई बार आकर गले लग जाती थी, प्यार करती थी, पर अब वो साथ भी छूट गया। छोटी उम्र में विधवा हो चुकी वैजंती को अब अपने आप को लोगों की बुरी नज़रों से भी बचाना था। नवीन ने एक दिन वैजंती से कहा, भाभी, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, वैशाली। वो कुछ आगे बोले उससे पहले वैजंती ने कहा, कल ले आना उसे मिलवाने के लिए। तुम्हें पसंद है और उसके माता पिता तैयार हैं तो तारीख निकलवा लेंगे। अरे भाभी, आपको कैसे पता चला था कि मैं ये? क्यों पता नहीं चलेगा नवीन, तुमने बात की शुरुआत ही ऐसे की थी। भाभी, मम्मी पापा मान जाएंगे ना? तुम उसकी चिंता मत करो नवीन, मैं हूँ ना। वैजंती ने अशोक और उषा को नवीन के प्यार के विषय में बताते हुए कहा, माँ, कल नवीन उस लड़की को हम सबसे मिलवाने के लिए लेकर आने वाला है। पापा जी, माँ, आप दोनों को कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा,
यदि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है। नवीन दूसरे ही दिन वैशाली को अपने घर लेकर आ गया। घर में सभी को वो पसंद भी आ गई। उसके बाद वैशाली के परिवार वालों से मिलकर उनका रिश्ता भी तय कर दिया गया।